नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से यूट्यूब चैनल RWA ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप बेहद शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक शानदार लेवल पर लेकर जा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शानदार तरीके से प्यारे भाई बहुत बहुत प्यार के साथ क्लास को शेयर करेंगे और क्लास से जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, मानसी, रूबी, छोटू, कृष्णा, पूनम, काजल, सिद्धि, जलेबी, आशीष, निक्की, संजना, पुच्ची, ईसा, किशन, भूपेश, हेलो, प्रियांशी, मनोज, सुनील, मारूफ, अजीता, मनोज, अभिषेक, तुषार, सानिया, हर्ष, यादव। चलिए, सही प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत प्यार के साथ स्वागत है सही बच्चों का, ठीक है। चलिए, स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी का हमारी इस ब्लास्ट सीरीज 7 में, ठीक। कौन सी बच्चा? ब्लास्ट सीरीज का भैया कौन सा? नंबर 7। इसमें प्यारे बच्चों आज हम करेंगे अपने आगे के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक। चलिए, तो आते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पर। मेरी प्यारे भाई ध्यान से सुनना जी। यहां लिखा है प्यारे बच्चों, दो कला संबद्ध स्रोत। देखो जी, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत प्यार के साथ समझना जी। पहला क्वेश्चन मेरे से देखो जी, दो कला संबद्ध संबद्ध, ध्यान से ना जी, दो स्रोत कला संबद्ध, क्या बोलेंगे अच्छा? दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे उत्पन्न करती हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक समान तरंग दैर्ध्य की, एक समान वेग की, एक समान आवर्ती की या नियत कलांतर की। अब बताओ जी इसका ऑप्शन कौन सा है? अरे वाह, सभी प्यारे बच्चों का जवाब लगभग लगभग बिल्कुल सही है। बहुत सभी प्यारे बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक। बताइए बच्चा, बताओ मेरी प्यार भाई, बताओ। ठीक, आ जाओ। तो देखो जी, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे बच्चा उनके जो उत्पन्न करते हैं, यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं, क्या? नियत कलांतर की। क्या बोलेंगे सरकार? नियत कलांतर की, ठीक है जी। चलिए, अब देखो प्यारे बच्चों, सुनना जी ध्यान से। दूसरे क्वेश्चन की भैया चर्चा करेंगे मेरे प्यार भैया, दूसरे क्वेश्चन की प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना जी। निम्नलिखित प्रकाश स्रोतों से, क्या बोलेंगे बच्चा? निम्नलिखित प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश के तरंगाग्र की आकृति क्या होगी? क्या बोलेंगे बच्चा? सुनना जी। निम्नलिखित प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश के तरंगाग्र की आकृति क्या होगी? यहां पर बच्चा आपके सामने दो कंडीशन दी है। ये कोई भैया, ये प्यारे बच्चों कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको कर रहे हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी। अब सुनो बच्चा, ध्यान सुनना जी। अगर प्रकाश की, देखो जी, अगर प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हुआ, यहां बोला है निम्नलिखित प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश के तरंगाग्र की आकृति क्या होगी, ठीक। इसका मतलब बच्चा तुम रट्टा मार रहा है, ये भैया कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना है। इसमें यह बोला है कि अगर प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत है तो तरंगाग्र कैसा प्राप्त होगा? तो बच्चा याद रखना, अगर बिंदु स्रोत है तो भैया तरंगाग्र होगा आपका गोलीय। कैसा होता है बच्चा? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है जी। कैसा प्यार बच्चों? गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। इतनी बात तो ठीक। और अगर पतले सरल रेखीय प्रकाश स्रोत हुआ, अगर प्रकाश स्रोत पतला सरल रेखीय है तो ध्यान रखना बच्चा, फिर आपको तरंगाग्र कैसा प्राप्त होगा जी? बेलनाकार। कैसा प्यार बच्चों? तरंगाग्र प्राप्त होगा भैया बेलनाकार। तो भैया मैं लिखूंगा प्यार बच्चों, तरंगाग्र कैसा प्राप्त होगा जी? बेलनाकार। तरंगाग्र कैसा प्राप्त होगा जी? बेलनाकार, ठीक। तो ध्यान रखना बच्चा, मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बना बना करके पूरा डिटेल में समझा रखा है कि अगर प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत होता है तो तरंगाग्र प्राप्त होता है जी गोलीय, ठीक है जी। और अगर एक पतले सरल रेखीय प्रकाश स्रोत, मतलब जो प्रकाश स्रोत है, जो प्रकाश स्रोत है वो कैसा हो? एक सरल रेखीय, तो वहां पर जो तरंगाग्र प्राप्त होता है बच्चा, तरंगाग्र प्राप्त होगा जी बेलनाकार। बस यहां पर केवल अति लघु का क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो भैया सीधा सीधा आपको केवल जवाब देना है जी, ठीक। कभी आप पूरा लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण लिखो ना, ज्यादा लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण आपको लिखना ना है यहाँ पर। अब आते हैं प्यारे बच्चों तीसरा। सोचो जी तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार सही प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, कौन कौन मेरे शेर, किस किस प्यारे भाई को ये याद है, जल्दी।
एक बार प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ जी, किस किस मेरे प्यारे भाई को याद है, बताओ जी। मनोज भाई बिल्कुल ठीक, हमें सब कुछ याद है, गजब। जल्दी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्यारे भाई, ध्यान रखना ये तरंगाग्र की। चलिए, सचिन, पंकज, विजय, ठीक। चलो, अब मेरे से बड़े प्यार के साथ सुनना जी। किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित ठीक है, जिस पर स्थित कंपन के, ध्यान सुनो जी, इस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। इतनी बात तो ठीक है जी, इतनी बात तो ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बच्चों ने परिभाषा भी लिख दी है। विनोद सरोज भाई बिल्कुल ठीक है, RW लायंस बिल्कुल ठीक, मनस भाई बिल्कुल ठीक है आपका। चलिए, क्या लिखेंगे बच्चा इसकी परिभाषा, बताओ। चलो, इसकी परिभाषा लिख देते बच्चा, बड़े प्यार के साथ सुनना जी। किसी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, क्या बोलेंगे बच्चों, किसी माध्यम में, इसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी माध्यम में, ठीक है जी, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित, काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित, जिस पर स्थित, जिस पर स्थित, ठीक है जी। सुनना बच्चा बड़े प्यार के साथ, ध्यान सुनना जी। क्या लिखा मेरे शेर, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, ठीक सरकार। ठीक है जी, माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होती है। ठीक है जी, तरंगाग्र कहलाता है। ये जो काल्पनिक पृष्ठ है प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाएगा जी, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है जी, बताओ किस किस बच्चे को बड़े प्यार के साथ परिभाषा समझ में आ गई। अच्छा सुनो, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? ये तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है जी, लक्की कुमार भाई साहब तसल्ली के साथ समझो जी। तरंगाग्र बच्चा कितने प्रकार के होते हैं? तरंगाग्र होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है समतल तरंगाग्र, एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र और एक होता है गोले तरंगाग्र। तो अच्छा, बस यहां पर केवल इतनी ही परिभाषा पूछी है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, तो भैया हमने इसकी परिभाषा लिख दी। तो बाकी अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो। तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। कितने? अच्छा, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है या होते हैं। ठीक है जी, होते हैं। नंबर 1 क्या होगा? एक होता है प्यारे बच्चों समतल तरंगाग्र। कौन सा प्यारे भाई? समतल तरंगाग्र। एक होता है बच्चों गोलीय तरंगाग्र और तीसरा होता है भैया बेलनाकार तरंगाग्र। कैसा जी? तीसरा होता है सरकार बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक। अच्छा, मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझा रखा है कि अगर प्रकाश स्रोत अनंत पर हो तो समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है, और अगर प्रकाश स्रोत कैसा हो जी? बिंदु स्रोत, तो गोले तरंगाग्र प्राप्त होता है। और अगर प्रकाश स्रोत एक रेखीय प्रकाश स्रोत हो तो याद रखना बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है।
चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताओगे, सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओगे कि कल की कंप्लीट क्लास किस किस ने करी है अभी तक की। जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे भाई, कल की क्लास किस किस प्यारे भाई ने कंप्लीट करी है, बिल्कुल कंप्लीट। जल्दी एक बार प्यारे भाई कमेंट करो जल्दी से जल्दी, किस किस बच्चे ने पूरी किताब के न्यूमेरिकल कर लिए हैं, बताओ एक बार जल्दी कमेंट करो। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ जी अपने अगले क्वेश्चन पर। सुनना प्यारे बच्चों, समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम, क्या बोलेंगे बच्चों, समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम, क्या बोलेंगे मेरे प्यार भाई, समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम। इसकी चर्चा कर रहे हैं भैया, समान तरंग दैर्घ्य और समान आयाम की दो तरंगे किसी बिंदु पर 180 डिग्री के कलांतर में मिलती है तो परिणामी आयाम क्या होगा। तो देखो जी आयाम भैया कैसे हैं जी, समान, तो भैया मैं कहूंगा दोनों के आयाम हैं जी बिल्कुल समान, आयाम A1 बराबर A2 बराबर क्या होगा A। ठीक है जी, इतनी बात तो ठीक प्यार भैया। अब सोचो वहां पर परिणामी आयाम क्या होगा जी, परिणामी आयाम का मतलब बच्चा ये रहा R, चाहो तो आप कैपिटल A भी लिख सकते हो। अब फॉर्मूला से बच्चों को ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला होता है जी आपका R स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस प्यार बच्चों A2 का स्क्वायर, उसके बाद मेरे प्यार भाई 2A1 A2 cos फाई, क्या बोलेंगे बच्चों 2A1 A2 cos फाई। बताओ जी ध्यान है किसी किसी को, बताओ जी। अब सोचो R का स्क्वायर बराबर A1 की जगह लिखूंगा A का स्क्वायर, A2 की जगह भी लिखूंगा A2 का स्क्वायर, यहाँ 2 A1 की जगह A, A2 की जगह A, और उसके बाद सोचो प्यारे बच्चों ध्यान से जी A2 की जगह भी A, और cos फाई भैया cos फाई की जगह लिखोगे आप cos 180। इतनी बात तो ठीक है जी। तो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कितना होगा जी 2A स्क्वायर, कितना 2A स्क्वायर, ठीक है जी 2A स्क्वायर प्लस 2 लिखो A की मल्टीप्लाई A में करोगे भाई साहब A स्क्वायर हो गया, और cos 180 का मान कितना होता है जी -1, cos 180 का मान कितना होता है भैया -1। इतनी बात ठीक। तो R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर माइनस का प्यार बच्चों 2A स्क्वायर, और भैया ये वैल्यू आपस में कैंसिल, तो R स्क्वायर बराबर 0। तो भैया मैं कह सकता हूं आपके साथ R बराबर 0, क्या बोलेंगे बच्चों R बराबर 0। ठीक, अब बताओ जी परिणामी आयाम कितना निकल कर आया है टोटल, बताओ मेरे प्यार भाई परिणामी आयाम निकल कर आया है टोटल कितना जी आपके पास 0। ठीक, परिणामी आयाम कितना निकल कर आया मेरे प्यार भैया, परिणामी आयाम निकल कर आया है जी 0। ठीक, आ जाओ अब बात चलेगी प्यारे बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक की जी, क्या सुनना ध्यान से। ये लिखा है बच्चा प्रकाश का विवर्तन, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं भैया, ये है हेडिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। अब सोचना प्यारे बच्चों, देखो जी जब प्रकाश के मार्ग में एक झिल्ली आए, या बच्चा मैं बोलूंगा जी कोई अवरोधक आए, मतलब कोई रुकावट आए, तो उसके किनारों से प्रकाश भैया मुड़ जाता है, क्या बोल जाता, उसके किनारों से प्यारे बच्चों प्रकाश मुड़ जाता है, और प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मतलब अगर सोचो मैं प्रकाश लेता हूं, ध्यान से ना, अगर मैं कोई स्लिट लेता हूं, या तुमने देखा होगा कोई छिद्र है ऐसे, कोई होल है ऐसे, इसमें से प्रकाश निकाला, तो दीवार पर जो प्रकाश है वो इतने होल का ही प्राप्त नहीं होता, प्रकाश ऐसे फैल करके प्राप्त होता है। इसका मतलब अगर इतने छोटे से छिद्र से प्रकाश निकलेगा और बाद में प्रकाश बड़ा दिखाई देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश उसके किनारों से मुड़ा है और मुड़ करके क्या है फैला है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा समझ लो जैसे कि एक कागज में छेद करा और उस पर प्रकाश डाला, और उसके पीछे जो प्रकाश प्राप्त होगा वो उस छेद से बड़ा प्राप्त होता है, ज्यादा प्राप्त होता है। तो यहां पर यही बात लिखी सरकार, यहां पर आपको यही बात समझने की, जब प्रकाश किरणें किसी पतली झिर्री, क्या बोलेंगे बच्चा, किसी पतली झिर्री ले लीजिए, ये लो, ठीक है जी, या किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, या किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है, बिल्कुल डिटेल में आपको मैंने समझाया पहले भी, ठीक है जी। तो सुनना जी, वे झिर्री या अवरोध के किनारों की ओर, क्या बोलेंगे बच्चा, किनारों के ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है,
क्या बोलेंगे बच्चा, मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरणों के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को या घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक, काफी पूरा लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण बच्चा मैंने आपको चित्र में समझा रखा है काफी। ठीक है, जितनी बात तो ध्यान रखना, अगर प्रकाश के मार्ग में कोई छिद्र आ जाए, ठीक है जी, या बच्चा कोई अवरोधक आ जाए, रुकावट आ जाए, तो प्रकाश उसके किनारों से मुड़ जाता है। तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं जी, विवर्तन। इतनी बात तो ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक, आ जाओ जी। ठीक भैया, बस केवल आपको परिभाषा लिखनी है, कोई लंबा चौड़ा डायग्राम नहीं बनाना जी आपको। अब देखो अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं भैया, क्या है जी, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट करो। व्यतिकरण और मेरे प्यारे भैया विवर्तन में अंतर स्पष्ट आपको करना है। क्या क्या होता सुन लो, बस केवल कंडीशन पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, बस केवल कंडीशन। देखो जी, अगर दो कला संबद्ध स्रोतों, ध्यान दो जी, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणों के या प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से भैया क्या होता है जी, व्यतिकरण प्राप्त होता है। क्या बोलेंगे बच्चों, सुनना जी ध्यान से। दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से क्या होता है जी, व्यतिकरण प्राप्त होता है। अब सुनो, जब एक ही तरंगाग्र, ध्यान सुनो जी, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से, किससे बच्चा, बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं, क्या बोलेंगे बच्चा, द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण से भैया विवर्तन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, विवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है सरकार। अब सोचो अगला भैया, क्या दूसरा पॉइंट याद रखना जी, विवर्तन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो कैसी है जी, समान है। विवर्तन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो कैसे, समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस बात पर फोकस करना। क्या बोलेंगे बच्चा, सुनना जी, व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो समान भी हो सकती है और समान नहीं भी हो सकती है। लेकिन इधर जरा आइयो भैया, विवर्तन फ्रिंजे कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती, कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती। मतलब ये समान भी हो सकती हैं और ये समान नहीं भी हो, मतलब समान नहीं भी हो सकती, लेकिन ये कभी भी समान नहीं हो सकती। दोबारा बताऊंगा, व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई है, मैं क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों, बड़े प्यार के साथ सुनना जी, व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो समान भी हो सकती है और समान नहीं भी हो सकती, लेकिन विवर्तन फ्रिंज कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती। इतनी बात ठीक। अब सोचो जी आगे, अब सोचो, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता भैया कैसी होती है जी, समान। फोकस करना, व्यतिकरण प्रतिरूप में बच्चा, व्यतिकरण प्रतिरूप में जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होती हैं, देखो उनकी जो तीव्रता है भैया वो क्या होती है जी, समान होती है। उनकी जो तीव्रता है मेरे प्यारे भाई कैसी होती है जी, समान होती है। लेकिन यहाँ पर आ जाओ, विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो लगातार क्या है जी, घटती जाती है। बच्चा आपको मैंने पूरा फुल्ली आपको स्ट्रक्चर डायग्राम बना बना करके पहले समझाए थे कि एक पर्दा लेते हैं, वहां पर पट्टियां प्राप्त होती हैं, उन पट्टियों को ही हम फ्रिंज कहते हैं। जो चमकीली पट्टी होती है उसको हम दीप्त फ्रिंज कहते हैं, और जो अंधेरे वाली पट्टी होती है जहां पर डार्कनेस होता है उसको बच्चा हम अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। ये तो बात बताई थी। ठीक है जी, व्यतिकरण प्रतिरूप में ध्यान से सुनना जी, जितनी भी दीप्त फ्रिंज होती हैं, जितनी भी दीप्त फ्रिंज होती है उनकी तीव्रता समान होती है, और विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो लगातार घटती जाती है। मतलब जो ब्राइटनेस है बच्चा वो कम होती जाती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना बच्चा, तीव्रता जो है वो घटती जाती है। ठीक, आओ आ जाओ जी। हाँ भैया, प्रकार की बात ना कर रहे बच्चा यहाँ पर हम, मेरे प्यारे भाई प्रकार वगैरह की बात ना कर रहे जी, यहाँ पर प्रकार की बच्चा बात ना करनी आपको यहाँ पर। अब सोचो 2023 में पूछा गया बच्चा ये वाला क्वेश्चन, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण v वेग से या किसी वेग से बच्चा गतिमान है। देखो स्मॉल एम द्रव्यमान का कण मेरे प्यार भाई, ये क्वेश्चन में लिखा होगा v वेग से, किससे बच्चा, v वेग से गतिमान है। एक बार मेरे प्यार भाई फॉर्मूला कमेंट करना, देखते हैं कौन कौन मेरा शेर बताता है। स्मॉल एम द्रव्यमान का जो एक कण है वो v वेग से गतिमान है, तो कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र बताओ। या फिर अथवा करके लिखा जी, द्रव्य तरंग से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त
संकेतों का अर्थ भी बताओ, मतलब उस फॉर्मूले में किस अक्षर को क्या कहते हैं, उस फॉर्मूले में किस अक्षर को क्या कहते हैं। इतनी बात तो ठीक। तो सुनना जी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है बच्चों लैम्डा बराबर h अपॉन पी। और भैया p बराबर क्या होता है जी, p बराबर मेरे से देखो ध्यान से सुना जी, लैम्डा बराबर होता है जी आपका h अपॉन पी। बच्चा p क्या होता है भाई साहब बताओ, p होता है प्यारे बच्चों आपका h अपॉन एम बी। क्या बोलेंगे बच्चा, h अपॉन एम बी। इतनी बात तो ठीक है जी, h अपॉन एम बी ये होता है। अब तुम कहोगे जी ये लैम्डा क्या है भाई साहब, ये लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, ये लैम्डा क्या है मेरे प्यारे भाई, तरंगदैर्घ्य। लैम्डा क्या है प्यारे बच्चों, तरंगदैर्घ्य। अब सोचो h क्या है, h है मेरे प्यारे भैया प्लांक नियतांक। h क्या है यहाँ पर प्यारे भाई, प्लांक नियतांक। h है मेरे से यहाँ पर प्लांक नियतांक, h है मेरे प्यारे भाई प्लांक नियतांक। अब सोचो जी m क्या भैया, ये है प्यारे बच्चों कण का वेग। ये क्या सरकार, कण का द्रव्यमान। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं जी द्रव्यमान, ओनली क्या लिखेंगे, द्रव्यमान। ये क्या प्यारे बच्चों हमारा द्रव्यमान। और भाई साहब ये v क्या है प्यारे बच्चों, v है बाबूजी हमारा वेग। v क्या है भैया, वेग। अच्छा p का मतलब क्या है, संवेग। p का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, संवेग। और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 34। ठीक, आप चाहो तो भैया इसका मान भी याद रख सकते हो। प्लांक नियतांक भैया कितना होता है, 6.6 मल्टीप्लाई बच्चा 10 की घात माइनस का 34। ठीक, चलो खैर ये मान तो सभी को पता है, इसको फिलहाल यहां से हटा देते हैं। कल न्यूमेरिकल में बच्चा हमने आपको ये बताया था। ठीक है जी, बताओ किस किस प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि भैया स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, स्मॉल v वेग से गतिमान है। इससे अच्छा स्मॉल v वेग से गतिमान है। तो कण से संबद्ध डी ब्रोगली या दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र बताओ भैया, हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, आओ ठीक है जी, आ जाओ जी, आ जाओ बच्चा। अब इसका कमेंट करो मेरे से, बताओ जी इस वाले का जवाब करो, इस वाले का जवाब कमेंट करो सारे बच्चे जल्दी जल्दी। लेमडा की जगह कर रहा कमेंट भैया लहंगा। अरे ओ भैया लहंगा कैसे, क्या करके मानोगे भैया, लेमडा को लहंगा लिख रहे हो तुम। प्लांक नियतांक की बच्चा जो बीमा होती है वो किसके समान होती है भैया, बल गुणा दूरी गुणा समय। बच्चा काफी बार मैंने आपको पहले भी कराया है, और 2023 में बच्चा ये आपको पूछा गया था कि प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है बच्चा वो बल गुणा दूरी गुणा समय के बराबर होती है। मतलब बल, दूरी और समय की जो बीमाओं का गुणनफल होता है, मतलब इनकी जो बीमा प्राप्त होती है वो किसके बराबर होगी, प्लांक नियतांक की बीमा के बराबर। ठीक, चलिए बिल्कुल ठीक। आ जाओ मेरे से अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर। किस किस मेरे प्यारे भाई को पता है इस वाले की परिभाषा, बताओ बताओ जी, बताओ प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी। ध्यान है क्या आपको कार्यफलन, क्या ध्यान है प्यारे बच्चों आपको कार्यफलन। मैं बताता हूं जी, मान लो एक ऐसा पृष्ठ लिया भैया, मैंने ले ली एक धातु। अब भैया याद रखना प्यारे बच्चों, इस पर प्रकाश को आपतित कराया जाएगा। अब प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है। क्या बोलेंगे बच्चा, बड़े प्यार के साथ सुनना जी। प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चा, इस प्रकाश का कोई एक फोटोन, इस प्रकाश का कोई एक फोटोन इसके भीतर के किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देगा, और इससे प्यारे बच्चों क्या जी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलने का मतलब उत्सर्जित हो जाएंगे। अब यहां पर जो आपतित प्रकाश है, उस आपतित प्रकाश के फोटोन की इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। इसका मतलब इतनी न्यूनतम ऊर्जा, कौन सी न्यूनतम ऊर्जा, जिसकी वजह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। तो क्या बोलूंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनना जी। आपतित प्रकाश के किसी एक फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है जी, जो धातु के भीतर से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है।
ठीक भाई, उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्य फलन कहते हैं। बताओ, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, बड़े प्यार के साथ सुनना जी, दोबारा सुन लो मेरे शेर, सुनना। ये धातु है भैया, धातु के अंदर बच्चा क्या है, इलेक्ट्रॉन। प्लांक के नियम के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है जी, जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो भैया प्रकाश का कोई एक फोटोन इस धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देगा, और संपूर्ण ऊर्जा देने के बाद बच्चा जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु से बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यार भाई, धातु से आ जाएगा बाहर। अब इसका मतलब प्रोसेस यहां पर यह हुआ कि जो आपतित प्रकाश है उसका कोई एक फोटोन, ठीक है जी, उसकी इतनी न्यूनतम ऊर्जा तो होनी चाहिए कि इस धातु के भीतर से इलेक्ट्रॉन को क्या करा सके, वो उत्सर्जित करा सके। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कार्यफलन कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं भैया इसकी, सुनना जी, लिख दे बच्चा बड़े प्यार के साथ, ध्यान सुनना जी। आपतित प्रकाश के, क्या बोलेंगे बच्चा, बड़े प्यार के साथ सुनना जी, आपतित प्रकाश के किसी एक फोटोन की, आपतित प्रकाश के किसी एक फोटोन की, आपतित प्रकाश के किसी एक फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से, जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, जो धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए, उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। क्या बोलेंगे बच्चों, कराने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है जी। कार्यफलन कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। अब बताओ जी, इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, एक बार बताओ कमेंट करके। इसे भैया किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, एक बार कमेंट कर दो जल्दी, बताओ जी। इसे प्यारे बच्चों हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जी, बताओ। इसे प्यारे बच्चों बताओ जी, किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है जी। बताओ, इसे प्यारे बच्चों हम W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक, आ जाओ जी, बिल्कुल ठीक, आओ। तो बाबूजी अब मेरे प्यारे भैया अपने इस लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, मतलब काफी बार बच्चा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब देखो, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में देहली आवर्ती से क्या तात्पर्य है, देहली आवर्ती से क्या तात्पर्य है, बताओ जी। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती, मतलब इतनी आवर्ती तो होनी चाहिए जो धातु से, जो धातु से भैया प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके। अगर ध्यान सुनना, बहुत प्यार के साथ सुनना, अगर मैं कह रहा हूं जी देहली आवर्ती मतलब प्रकाश की वो आवर्ती होती है, अगर उससे कम आवर्ती का प्रकाश हम धातु पर डालते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। क्या बोलेंगे अच्छा, बड़े प्यार के साथ सुनना जी। ये देहली आवर्ती वो आवर्ती है, प्रकाश की वो आवर्ती है, अगर इससे कम आवर्ती का प्रकाश धातु के ऊपर डालते हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते, ठीक। इसका मतलब बच्चा बड़े प्यार के साथ, अच्छा इसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जी, इसको मेरे से हम न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, सुनना जी। तो भैया मैं लिखूंगा प्यार बच्चों, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती,
जो किसी धातु से, जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है जी, उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है, या देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवर्ती, देहली आवर्ती कहते हैं। ठीक जी, देहली आवर्ती कहते हैं। बताओ क्या बोलेंगे बच्चा, देखो बड़े प्यार के साथ सुनना दोबारा। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे से, इसे हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जी? इसे मेरे प्यारे भाई हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे जल्दी। भैया आप ही बताओगे बच्चा, इसको हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? बताओ। अगर बच्चा, वही वाह गजब, बहुत ठीक, बहुत ठीक बच्चा, बहुत ठीक। ठीक, तो मेरे से इसको भैया हम न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। न्यू क्या है? ओनली आवर्ती। अगर न्यू नोट लगा है तो उसको बोलते हैं देहली आवर्ती। अगर न्यू हो तो आवर्ती, अगर देहली आवर्ती की बात चले तो किस अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू नोट से। तो न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, न्यू नोट से बच्चा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो बच्चा, अगर हम किसी धातु पर देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित कराते हैं तो उस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। ठीक, दोनों भैया डेफिनेशन लगभग बिल्कुल सेम है। तो बच्चा मैं यहां पर लिखूंगा, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, नोट करके बच्चा लिख देते हैं, ध्यान रखना बच्चा। देहली आवर्ती से, देहली आवर्ती से, देहली आवर्ती से कम आवर्ती के प्रकाश को, देहली आवर्ती से कम आवर्ती के प्रकाश को, ठीक है जी, धातु पर आपतित कराने से, धातु पर आपतित कराने से, आपतित कराने से धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है जी, उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है जी। तो क्या बोला बच्चा, बड़े प्यार के साथ सुनना जी, अगर मेरे से ध्यान से सुनना, हम किसी धातु पर, किसी भी धातु पर हम अगर जो प्रकाश आपतित कराते हैं उसकी आवर्ती देहली आवर्ती से कम हुई, उसकी जो आवर्ती है वो देहली आवर्ती से कम हुई, तो ध्यान रखना उस धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इतनी न्यूनतम आवर्ती तो होनी चाहिए ताकि उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, और उसी आवर्ती को हम बोलते हैं देहली आवर्ती। उसी आवर्ती को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं जी देहली आवर्ती। ठीक जी। हाँ भैया बच्चा, हाँ कल बच्चा आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे जी कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास कब होगी। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास मेरे प्यार भाई कब होगी। चलिए बच्चा अभी तो देखते हैं जी आप कल की न्यूमेरिकल वाली क्लास पर कितना प्यार दिखाते हैं। और अगर बच्चा आप बिल्कुल प्यार दिखाओगे तो मेरे से मैं पक्का बोल रहा हूं कि मेरे प्यारे भैया मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की क्लास लेकर आऊंगा। अब बताओ, आप ही कमेंट कर दो मेरे से, बताओ 20 डेरिवेशन लेकर आए या 25?
एक ही क्लास में पक्का 20 या 25? बताओ, एक ही क्लास में 20 डेरिवेशन लाई जाए या 25? 30 की बात ना करो मेरे से, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तुम समझ भी ना पाओगे इतनी। तो इतनी पढ़ो कि बच्चा बहुत प्यार के साथ आप उन्हें याद भी कर लो। ज्यादा को तो बच्चा हमने पूरी रिवीजन में पढ़ा रखी है भाई साहब। एक करा 50, अरे भैया ओ सनीचर लाला, ओ सनीचर लाला। चलो 25 की डिमांड बहुत है, चलो ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूरी किताब की बड़े प्यार के साथ करा देंगे फिर आपको। ठीक, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट आ रही है। चलिए फाइनल कर दे, क्या लॉक कर दे 25 को? एक करा 1000, अरे ओ भैया, एक करा इनफाइनाइट, ओ भाई साहब क्या तुमको बीएससी लेवल का पढ़ा दें? बताओ, क्या तुमको फिर बीएससी लेवल का पढ़ा दें? अरे भैया पगला गए हो का? तुम 12th में बीएससी लेवल का पढ़ाओगे का? आए, चलिए 25 पक्का लॉक कर देते हैं भैया। 25 भैया लॉक कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाली क्लास में आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा देंगे फिर। और बताओ, ठीक मेरे से? तो अच्छा, ये मेरे प्यार भैया आज का आपका मिनी मॉडल था जो कि मेरे से आपने कर लिया है जी। ठीक सरकार, तो उम्मीद करूंगा बच्चा ये आपको क्लास समझ में आएगी बच्चा। और आज मेरे से मैं आपको एक होमवर्क का पॉइंट देता हूँ जी, ये लो, और देखते मेरे से कौन कौन बच्चा इसका जवाब देता है। बताओ, पूछ ले कोई इंपॉर्टेंट बात? बताओ जी, क्या पूछ ले मेरे प्यारे भाई कोई इंपॉर्टेंट बात? बताओ, बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ जी, कमेंट कर दो मेरे से, बताओ। ला 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 ला, हे 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 हे, ला ला ला, हे हे हे। चलो आओ, सबसे पहली बात बच्चे ध्यान से सुनना जी, ये रहा बामर श्रेणी। भैया क्वेश्चन तो पक्का आना है बच्चा, इसके ऊपर तो मोस्टली क्वेश्चन पक्का आना ही आना है जी। बामर श्रेणी पर बच्चों किस क्षेत्र में प्राप्त होती है जी? बामर श्रेणी मेरे प्यारे भाई किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? क्या बोलेंगे सरकार? बामर श्रेणी पर बच्चों किस क्षेत्र में प्राप्त होती है, या कौन से भाग में प्राप्त होती है? अब बताओ जी, कौन से बामर श्रेणी कौन से क्षेत्र में या कौन से भाग में प्राप्त होती है बच्चा, वो आप कमेंट करोगे जी। ठीक, चलिए उम्मीद करेंगे बच्चा, हाँ जी 25 को भैया लॉक करेंगे पक्का। तो मिलते हैं मेरे से एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।